नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा का बजट पेश किया है। 1,70,255 करोड़ के बजट के जरिए अगले 25 सालों के लिए प्रदेश के विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रदेश के बजट को लेकर हरियाणा न्यूज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की है। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री ने बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखने की बात कही है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को लेकर सिर्फ भाषणबाजी करार दिया है। ये सभी खास बातचीत आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा के बजट पर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर सोमवार को अपना तीसरा बजट पेश किया। सीएम ने डिजिटल माध्यम से इस बजट को पेश किया। ये बजट पिछले साल के मुकाबले 15.6% ज्यादा था। 2022-23 के लिए किस क्षेत्र के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं, आइए आंकड़ों में जानते हैं बजट का पूरा ब्यौरा। बजट का पूरा ब्यौरा 1,70,255 करोड़ रुपए का बजट पेश। कृषि के लिए बजट में 5,988.70 करोड़ रुपए का आवंटन। शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250.70 करोड़ रुपए आवंटित। सहकारिता विभाग के लिए 1,537 करोड़ का बजट। पर्यावरण और वन क्षेत्र के लिए 530.94 करोड़ का बजट। आवास क्षेत्र के लिए 383.11 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 10,229 करोड़ का बजट। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रों के लिए 8,925.52 करोड़ का बजट। महिला एवं बाल विकास के लिए 2,017.24 करोड़ आवंटित। कौशल विकास एवं रोजगार क्षेत्र के लिए 1,671.37 करोड़। श्रम क्षेत्र के लिए 221.97 करोड़ रुपए आवंटित। सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्रों के लिए 6,136.36 करोड़ का आवंटन। बिजली एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए 7,203 करोड़ रुपए। सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 136.90 करोड़ का बजट आवंटित। उद्योग क्षेत्र के लिए 598.20 करोड़ का बजट। सड़क और रेल अवसंरचना क्षेत्रों के लिए 4,752.02 करोड़ आवंटित। परिवहन क्षेत्र के लिए 2,821.83 करोड़ रुपए आवंटित। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 886.37 करोड़ का बजट। पर्यटन, पुरातत्व, कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए 310.24 करोड़। शासन और लोक प्रशासन क्षेत्रों को 20,149.53 करोड़ का बजट आवंटित। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को 109.87 करोड़ रुपए आवंटित। सूचना और जनसंपर्क क्षेत्र को 348.41 करोड़ का बजट। पुलिस और न्याय प्रशासन के लिए 8,191.16 करोड़ रुपए आवंटित। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6,826.13 करोड़ का बजट। शहरी क्षेत्र के लिए 8,085.73 करोड़ रुपए आवंटित। मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं। इस बजट परिव्यय में 61,057.36 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय, 1,16,198.63 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है। पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है,
जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है। सीएम मनोहर लाल इस बार के बजट की भूरी प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। हालांकि नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस बजट को धोखा बजट बता रहे हैं। ये बजट नहीं है, ये केवल भाषण है, धोखा बजट है। लेन देन में कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा लेन देन में। सरकार एक तरफ बजट को मनोहर बता रही है तो विपक्ष धोखा, लेकिन असलियत में ये बजट क्या है उसका पता आने वाले कुछ दिनों में लग जाएगा और सही जवाब जनता ही बता पाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। हरियाणा का बजट पेश होने के बाद हरियाणा न्यूज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इसे लेकर खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये तीसरा बजट उन्होंने पेश किया है और इसी पर बात करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, करीब 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, अंत्योदय योजना तक ये तमाम जो चीजें हैं वो पहुंच पाएंगी सर? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि हमने लगातार पिछले 3 वर्षों से काम करते करते हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि एक समाज का गरीब व्यक्ति पहले तो उसकी पहचान की जाए। अन्यथा पहले क्या होता था सॉरी कि योजनाएं सरकार पेश करती थी, उसमें योजना को प्राप्त करने के लिए लोग चिन्हित नहीं होते थे। जो भी कोई थोड़ा सा ज्यादा, यानी जिसको कहना चाहिए चालाकी से काम करते थे, थोड़ा दबंगई से काम करते थे, जिनकी साठ गांठ थी, वो आकर के योजनाओं का लाभ ले जाते थे। हमने इस बार चिन्हित किया है कि ये परिवार हैं और इनकी वेरिफिकेशन इनकम की करके उनको घर से बुलाते हैं, तब उनको योजनाओं का लाभ देते हैं। हर किसी के लिए ओपन नहीं करते हैं, इसलिए चिन्हित करके अब हम अंतिम व्यक्ति से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उनकी आय को बढ़ाएंगे और फिर जो नीचे रह जाएंगे उनके लिए हम काम करेंगे। अंत्योदय की यही हमारी कंसेप्ट है, कल्पना है। सर, विपक्ष को भी आपने सत्ता पक्ष में शामिल कर लिया। जिस प्रकार के आपके इनोवेटिव आइडियाज रहते हैं, उनसे जो राय मांगी गई थी, सुझाव मांगे गए थे, वो कितने कारगर आपके लिए साबित होते हैं सर? अच्छे हैं, क्योंकि उनके सुझाव कई तो व्यवस्थाओं को लेकर के हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। बहुत लोगों के सुझाव अपने अपने क्षेत्र के नाते से आते हैं, मेरे क्षेत्र में ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, उसकी भी हम मैपिंग कराते हैं और मैपिंग के नाते अगर उनके काम जो डिमांड की गई है वो उसमें फिट होते तो वो काम उनको हम देते भी हैं। जैसे कल हमने कॉलेजेस की घोषणा की, जैसे हमने कल सब डिवीजन लेवल के ऊपर 100 बेड के बिस्तर का, ये 100 बेड का हॉस्पिटल खोलने की ये बात कही है। तो इस प्रकार से जैसे ये जो पुलिया है, छोटी पुलिया, उसकी डिमांड थी कि 1 किलोमीटर की वजह उसकी 500 मीटर की दूरी कर दी जाए, वो कर दी। तो लोगों की जो सुझाव होते हैं, डिमांड्स होती है, उसमें जो अच्छी चीजें होती है उसको हम स्वीकार करते हैं ताकि सारे प्रदेश की जनता का उसमें लाभ हो। सर, विपक्ष की बात कर रहे हैं, लगातार आपके जो विपक्ष के साथी हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो ये कहते हैं कि बजट कम भाषण ज्यादा है। देखिए, ये तो मैंने बजट के घोषणा करने से एक दिन पहले कह दिया था कि रटे रटाए इनके आलोचना के विषय होंगे। इनके पास बजट में से कुछ निकला नहीं। वास्तव में तो बिना पढ़े, बिना उसको जाने ये आकर के तुरंत कमेंट करते हैं ताकि हम अखबार में छप जाए, इतना हेतु होता। वरना मुझे 2.5 घंटे बजट मैंने पढ़ा और उसमें भी कुछ स्किप किया। अगर मैं पूरा पढ़ता 3 घंटे लगते, लेकिन इन्होंने उस बजट को, क्योंकि भाषण में ये सब चीजें नहीं निकलती, बजट को देखना पड़ता, पढ़ना पड़ता है, उस बजट को पढ़ने देखने में इन्होंने घंटा भी नहीं लगाया और जाते ही जाकर के आलोचना कर दी। सटा रटा रटाया इनका एक उत्तर होता है, उनको देना होता है। विपक्ष इनका काम है, करना चाहिए। सर, कर्ज की बात करें तो विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि हम जब सत्ता में थे तो करीब 60,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा सरकार पर था। अब 2,43,000 करोड़ का कर्ज लगा रहे हैं। सरकार घी पी रही है, काम नहीं कर रही। देखिए, इसमें 2 बातें मैं बताऊंगा। पहली बात तो 60,000 करोड़ कह रहे हैं, इसी में लोचा है। वो 60,000 नहीं, 98,000 करोड़ रुपया छोड़ के गए थे और मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 98,000 करोड़ के बाद आज 2.25 लाख रुपए का अगर कर्ज है तो ये 7 वर्ष के बाद ये ऐसा हुआ है। और कहीं भी किसी भी प्रदेश का या किसी देश का ये अगर हम हिसाब लगाएंगे तो हर 5 साल के बाद वो डबल हो जाता है। हम जो अपने कर्ज में, दूसरा विषय के पैरामीटर जो बने हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए हैं, रिजर्व बैंक ने बनाए हैं, वर्ल्ड बैंक ने बनाए हैं अथवा नीति आयोग ने बनाए हैं, उन पैरामीटर्स के अंदर ही हमारा कर्ज है, उससे ऊपर नहीं है। और अगर देखा जाए तो जितने प्रदेश देश के हैं उसमें आर्थिक स्थिति के नाते से हरियाणा आज भी नंबर 1 पर माना जाता है। हमारे यहाँ जो जीएसडीपी का कुल डेट का जो रेशो है वो 25% से नीचे है, जबकि हमारा पड़ोस का प्रदेश पंजाब उसका 40% हो चुका है।
और बहुत प्रदेश ऐसे हैं जो 40% से भी ऊपर जाने के लिए लालायत बैठे हैं, मांग करते हैं। हमने मांग नहीं की, हमने कहा 25% के अंदर रहेंगे, तो इसलिए वो जो हमारा ऋण है वो हमारी सीमाओं के अंदर है। सर, किसानों के लिए लगातार आप काम कर रहे हैं। एक मसला अब खड़ा हो पड़ा है किसान के साथ ही ट्रैक्टर को लेकर। एनजीटी ने 15 साल पुराने जो वाहन हैं डीजल के, उन पर रोक लगा दी। माफ कीजिएगा, 10 साल पुराने जो डीजल के वाहन हैं उन पर रोक लगा दी। किसानों के लिए कुछ बिल लेके आ रहे हैं इस सत्र में कि उनको इस जो है ट्रैक्टर वाला जो पचड़ा है उससे राहत मिल पाए। देखिए, हमने क्योंकि पहले भी हमने एक उनके लिए छूट ली थी, अब फिर हम बिल लेकर के आ रहे हैं ताकि 2025 तक वो निश्चिंत हो जाए। और उसके बाद भी जो ट्रैक्टर की क्वालिटी है उस क्वालिटी के पैरामीटर्स बना करके, ताकि जो प्रदूषण है उसका जो पैरामीटर है वो कंट्रोल में रहे, तो ट्रैक्टर चलने देंगे। क्योंकि मुख्य बात बंद करने के पीछे हेतु है प्रदूषण का। प्रदूषण अगर नहीं करता है ट्रैक्टर तो हम क्यों बंद करेंगे? बंद नहीं करना है। और प्रदूषण करने की बात आएगी तो कोई ना कोई टेक्निक निकालेंगे जिसमें से उसके इंजन के अंदर मॉडिफाई करके ट्रैक्टर जो है वो सही सलामत रहे, प्रदूषण कम करे। तो इस पर हम काम करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है। आप एनर्जेटिक रहते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष को साथ मिलाने की बात, उनसे सुझाव मांगने की बात करें, एडहॉक कमेटियां बनाने की बात करें, ये आइडियाज आपको कहां से आते हैं और किस प्रकार की आपको ये ताकत मिलती है? क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है हर जो कामयाब आदमी है उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपको प्रदेश में जो लोग हैं उनका भरोसा आपका साथ देता है, उनका प्यार आपको साथ देता है, कोई और चीज भी है? देखिए, कहावतें होती हैं, वो कहावतें हर समय हर व्यक्ति पर सत्य होती है ऐसा नहीं है। एक्सेप्शंस आर देयर। ये कहावत ठीक है कि हर सक्सेसफुल एक व्यक्ति के पीछे कोई महिला का हाथ होता है, लेकिन हमारे पीछे तो किसी महिला का हाथ नहीं है। हाँ, हमको चूंकि परिस्थितियां जैसी होती हैं, सैद्धांतिक हमारा जो टारगेट है वो सामने है, उस टारगेट को सामने रख करके उसका जब भी हम विचार करते हैं, हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई विचार ये हमको मिल जाता है, सिद्धांत मिल जाता है कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए अगर ये नीति बनाएंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। सबका साथ सबका विकास, ये ऐसा एक वाक्य है जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया है। उसमें सबका मतलब विपक्ष भी आता है, जनता भी आती है, स्टेक होल्डर भी आते हैं, केवल उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है, सब मतलब सब। तो सबका साथ लेने के लिए हम उनके साथ परामर्श करते हैं, अच्छी बातें उनको अडॉप्ट करते हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनका साफ तौर पे कहना है प्रदेश का विकास करना उनका मकसद है और प्रदेश का विकास के लिए सबका साथ सबका विकास हम करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। और बजट पेश होने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि कालीरामन ने। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री आज तीसरा बजट पेश किया। उसी पर चर्चा करने के लिए सुबह के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहूंगा, जो बजट आया है किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को? एक बहुत बैलेंस्ड और बेहतर बजट है जो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र को छू कर गया है। और 2 घंटे 20 मिनट में 177 पौने 2 लाख करोड़ की जो कैपेसिटी का ये बजट रखा है, ये अपने आप में प्रत्येक वर्ग को छूता है। और जो अंत में मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री कहा कि हमारा लक्ष्य आखिरी छोर में बैठे व्यक्ति को छूना पहले है, और वो प्राथमिकता दिखी है। रूरल में आज 40% का इजाफा हुआ है, अर्बन में 38% का इजाफा हुआ है, इंडस्ट्री के लिए एडिशनल फंड रखे गए हैं, लेबर के लिए आज 240% की वृद्धि है, नई टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स है, एविएशन है, उसको कैसे बूस्ट दिया जाए उसके लिए एडिशनल हेड्स रखे हुए हैं। हमारे पायलट ज़्यादा प्रदेश के कैसे बने उसके लिए नई स्कीम हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मुझे लगता है एक्वाकल्चर आएगा, पैक हाउसेज आएंगे, एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजीज आएगी, इरिगेशन को कैसे बेहतरीन किया जाए उसके लिए एक एडिशनल 56% का बजट रखा गया है। ये मुख्यमंत्री की गंभीरता दिखाता है। और कैसे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल मिले उसके ऊपर भी सरकार ने फंड्स अपने एलोकेट करे। सर, आपका पसंदीदा क्षेत्र है एविएशन हब। हरियाणा को एविएशन के मामले में अग्रसर ले जाने के आप लगातार प्रयासरत हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं 38% की बढ़ोतरी की गई। कैसे देखते हैं इसकी? 38 नहीं, 380% की बढ़ोतरी है और लगभग 900 करोड़ रुपया एविएशन सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए इस बजट में रखा गया है। और मेरा मानना है 900 करोड़ रुपए के अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लान है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को डेवलप करने का, वो प्राथमिक तौर पे काम होगा। और प्लस गुड़गांव का जो हेली हब है उसको हम अब एकदम बूस्ट दे पाएंगे। साथ में भिवानी और करनाल का, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें जो
एयरपोर्ट है उसको अब 3000 से 5000 मीटर तक करना है, उसकी एक्विजिशन प्रोसेस को भी हम जल्द ही करेंगे। सर, विपक्ष का कहना है कि बजट कम भाषण ज्यादा है। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि उस भाषण जो बजट पे था उस पे विपक्ष कमी तो बताए कि हमने कौन सा वर्ग छोड़ा या कहाँ कमी रही। सिर्फ ये कहना कि बजट कम भाषण है, बजट ही भाषण होता है और मुझे लगता है केंद्र हो प्रदेश हो हमेशा प्रथाएं यही रही है और अगर वो चाहेंगे तो कमेटीज के आगे बजटरी हेड्स को भी एग्जामिन कर पाएंगे। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो कर्ज है प्रदेश पे 2,43,000 करोड़ का है, तो भारतीय अगर मैं जो हमारी प्रपोर्शन है उसको चेक करूं तो कांग्रेस के शासन में 6.4% होता था और आज वो 2.6% है। तो प्रदेश के ऊपर जो कर्ज था वो तो परसेंटाइल में कम हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे जो चीज 500 रुपए की आती थी आज वो 1000 की आती है, तो प्रोपोर्शन में गवर्नमेंट के भी एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं मगर उसकी रिसीप्ट्स भी उतनी बढ़ती है और रिसीप्ट्स बढ़ाकर हमने ये रेवेन्यू एस्पेक्ट्स दिखाया है कि सरकार ने अपना कर्ज टाइमली उतारा है और कोविड में भी हमें एडिशनल फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिनका तरफ से साफ कहना है कि अगर कर्ज के मामले में बात की जाए तो परसेंटाइल के मामले में जो कांग्रेस की सरकार से उससे कम जो है कर्ज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार है वो ले रही है और कहीं ना कहीं कर्ज लेकर जो है डेवलपमेंट कराई जाए वो तमाम जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की, वो करती हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कल्याण, हरियाणा न्यूज चंडीगढ़। वहीं बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि कालीरमन ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं जो आज बजट जो सुनाया गया है, पढ़ा गया है, उनकी नजर में कैसा है। पहली प्रतिक्रिया उन्होंने जो है सदन के अंदर दे दी थी, भाषण से बजट से ज्यादा उनको वो भाषण लगा। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी सेशन में ही थी, बजट से ज्यादा भाषण लगा, कैसे लगा सर आपको भाषण? मैंने कहा ना वो बजट नहीं था, तो एक भाषण था, बजट खोखला था, इसी वास्ते मैंने कहा ये बजट नहीं भाषण है, खोखला बजट है, लेन देन न कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा। सरकार कह रही है कि 2.25 लाख करोड़ का जो बजट है वो लेके आए हैं और तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है, तमाम जो क्षेत्र हैं जो कोरोना काल में प्रभावित रहे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास है। ऐसा है कैपिटल एक्सपेंडिचर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कर्जा ले रहे 60,000 जो है वो अपना रीपेमेंट में और उसमें एक्सपेंडिचर में लग रहा है, तो और 55,000 करोड़ कर्जा ले रहे हैं, तो कहाँ गुंजाइश है आगे विकास की, तो कोई है ही नहीं। अगर कर्जे की बात करें तो कितना कर्जा, क्योंकि सरकार लगातार ये कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 70,000 करोड़ का जो कर्जा है वो छोड़ के गए थे, लेकिन हालांकि 1 लाख करोड़ का जो कर्जा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सरकार उनकी गई तो था, अब कितना कर्जा है और किस हिसाब से इस कर्जे को देखते हो आप? यार मेरा बजट तो जब मैं दिया 2014 60,000 करोड़ था, लेकिन 2014 में जो इन्होंने बजट दिया उसमें 70,000 करोड़ कर्जा था। 66 से लेकर और 14 तक तो 70,000 करोड़ जी, और 14 से लेकर 22 तक कितना हो गया? 2,43,000 करोड़। कौन सा विकास का काम किया इन्हें? कौन सा पावर हाउस लगाया है? कौन सी मेट्रो की 1 इंच बढ़ाई है? कौन सी रेलवे लाइन बिछाई है? कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूट बना? कुछ तो दिखाएं। ये काम किया हमने, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं ना। मेरे समय में तो 4 तो थर्मल प्लांट बनाए हमने, 1 न्यूक्लियर प्लांट हो गया, उनकी जमीन ली, IMT बनाए जगह जगह, मेट्रो बढ़ाई। इन्होंने क्या किया, जहां मैं छोड़ गया था उतना भी रख लेते तो भी हम संतुष्ट होते। ये तो और नीचे चला गया हमारा पायदान, और नीचे चला गया हमारा प्रदेश। सर, सरकार कह रही है कि कोरोना काल के बावजूद हम इस पटरी पर पहुंचे हैं, तो ये मनोहर सरकार की पारदर्शिता सोच है, ट्रांसपेरेंसी है, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि तमाम जो MPs हैं, MLAs हैं, उनसे राय मांगी गई थी, क्या आपसे भी राय मांगी गई थी? सर, तो राय दी थी, आपके माध्यम से दी थी, आपके लोगों के माध्यम से दी थी कि बेरोजगारी में नंबर 1 है, रोजगार को पता करो। विरोधाभासी बात करते हैं। वहां राज्यपाल जी के अभी भाषण में लिख दिया कि 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके
5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट की आप रिकॉर्ड उठा के देखो, जो 15-16 में 5,000 करोड़ थी, आज 1600 या 1800 करोड़ है। तो अगर वो टारगेट अचीव करेंगे 1 लाख करोड़ का, मान लो 2,000 करोड़ की साल की इन्वेस्टमेंट है, तो 50 साल लगेंगे। 50 साल का टारगेट देंगे। वो चारवाक यही कहते थे, कर्जा लो घी पियो, मरने के बाद कौन पूछता है। बजट का आंकलन जो होता है, जीएसपीडी का कितना परसेंट है जी, हेल्थ सेक्टर का 8% होना चाहिए, इनका 4% है। शिक्षा का मान लो 6% होना चाहिए, इनका 2% है। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ तौर पे कहना है इस बार का जो बजट है वो बजट से ज्यादा भाषण है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के बजट से पहले महिलाओं ने जो उम्मीद जताई थी, बजट उस पर पूरी तरह से खरा उतरा है। वहीं महिलाओं ने सुषमा स्वराज के नाम से अवार्ड घोषित किए जाने को एक सराहनीय कदम बताया है। महिलाओं का कहना है कि इस कदम से महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने आज जो अनाउंसमेंट की है, उन्होंने महिलाएं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी आज के टाइम पे, दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसको प्रायोरिटी देते हुए ये जो फ्लैट अनाउंस किए हैं जिस पे सिक्योरिटी रहेगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने पंचकुला से की है। हम उम्मीद करते हैं और हमारी उम्मीदें अब बहुत बढ़ गई हैं सरकार से कि हम बहुत जल्द इसे पूरे हरियाणा में देख पाएंगे, ताकि महिलाएँ भी जो है अब घरों से बाहर निकल पाएँ। अब उन्हें जो है अपनी सेफ्टी के कारण अपनी जॉब्स के साथ जो है सेक्रीफाइस ना करना पड़े। स्पेशली जो गाँवों से लोग बिलोंग करते हैं, वो महिलाओं को बाहर इसीलिए नहीं जाने देते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी की चिंता रहती थी। लेकिन अब जो है मुझे लगता है लोग इस फील्ड में लेडीज को आगे बढ़ने देंगे और उन्हें फ्लैट्स की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है उससे महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। मैं सरकार ने जो इस वुमेंस डे के ऊपर जो बजट के अंदर ये घोषणा करी है हरियाणा सरकार ने कि 3 लाख के लोन के ऊपर आपको 7% इंटरेस्ट रेट के अंदर जो छूट मिलेगी, जो सरकार पे करेगी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब जो स्मॉल सेक्टर से या फिर ग्रामीण क्षेत्र से जो लड़कियां बिलोंग करती हैं, वो छू करके दिखाएंगी आसमान को और मेक इन इंडिया के अंदर हम लोग आगे योगदान दे पाएंगे, जो कि ज़्यादातर ना बिजनेस मेल ओरिएंटेड फील्ड माना जाता था, पर अब हम करके दिखा सकते हैं कि विमेन जो है इस चीज़ में पीछे नहीं है। बजट को मैं आज महिला दिवस पे एक बहुत बड़ा तोहफा मानती हूँ। अगर हम महिला दिवस पर ये देखें कि हर महिला ये चाहती है कि उसे सम्मानित किया जाए, और जो पॉसिबल नहीं है, बट आज सीएम खट्टर जी ने वो पॉसिबल किया है। वो बजट को देके महिलाओं को सम्मानित करके उन्होंने ये आज हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें उन्होंने आज एक अवार्ड अनाउंस किया है, सुषमा स्वराज अवार्ड, जो नाम से ही एक ऐसा साबित हो रहा है कि महिला जो सुषमा स्वराज जी हैं, उनकी एक अपनी छवि है। उस अवार्ड से हर लेडी चाहेगी कि उसे सम्मानित किया जाए, और उसकी राशि बहुत बड़ी अनाउंस की गई है जो कि 5 लाख है। साथ में उसके एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो हर महिला ये चाहेगी कि उसे ये अवार्ड मिले और वो इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम करे, ताकि उसका नाम चुना जाए और उसे अवार्ड दिया जाए। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बहुत बहुत इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने हमें सौगात दी है कि उन्होंने 6 कॉलेज बनाए हैं, जो मतलब कि 3 कॉलेज उन्होंने बनाए हैं हरियाणा में, 2 भिवानी में और 1 सोनीपत में। तो ये लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता या कोएड कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया जाता। तो इन कॉलेज की वजह से उनको बहुत मदद मिलेगी। और 6 नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं, जो ये नर्सिंग कॉलेज हैं, मतलब कि नर्स के जो ये फील्ड है, इसमें महिलाएं बहुत ही आगे रही हैं। तो अब उनको ये नर्स के जो क्षेत्र में मिल रहा है, उनको ये नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो इससे हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत ही आगे जाएगा। कि आज मनोहर लाल खट्टर जी हमारे जो सीएम सर हैं, उन्होंने इतनी अच्छी घोषणा की है कि सुषमा स्वराज अवार्ड, वो अवार्ड जिसके लिए शायद सब लोग तरसते हैं। इस नाम एक आइकॉन है जो इतनी बड़ी, हमारी पूर्व विदेशी जो हैं, विदेश मंत्री भी वो रही हैं, उन जैसा बनना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर उनके ही नाम पर जो अवार्ड दिया जाएगा 5 लाख की राशि का, वो अवार्ड लेने के लिए हर कोई चाहेगा कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और वो एक विमेंस के लिए है। तो ये चीज़ जो विमेंस डे पर मनोहर जी ने घोषणा जो ये की है, इससे हम बहुत खुश हैं।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते